मामला है। जिला स्पेशल टीम ने सूरजगढ़ बावरिया गैंग को पकड़ा है। ओरिका गांव में बावरिया गैंग ने 40 लाख की चोरी की थी। बावरिया गैंग की सरगना संतरा सहित 2 सदस्य गिरफ्तार। आपको बता दें कि गैंग की सरगना संतरा पर 7 थानों में 16 मामले दर्ज है। गैंग के सदस्य सूने मकानों की रेकी करके वारदात को अंजाम देते हैं और अब तक गैंग ने 24 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको झुंझुनू से दे रहा है। 40 लाख की चोरी का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें कि सूने मकानों को रेकी करके वारदात को ये लोग अंजाम देते थे और अब तक गैंग ने 24 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। तो 40 लाख की चोरी का ये पूरा मामला है। झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। जिला स्पेशल टीम ने सूरजगढ़ बावरिया गैंग को पकड़ा है। गढ़ में 2 जगह सोनेगढ़ में चोरियां हुई थी और दोनों का एमओ जो था बिल्कुल सेम सा था। इस चोरी को खोलने के लिए सूरजगढ़ थाना की स्पेशल टीम और डीएसटी को मैंने लगाया था। पहले हमने बावरिया गैंग के 2 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक जो मेन आरोपी है, जो महिला है, संतरी नाम है, काली संतरी, वो मास्टरमाइंड है। वही लड़कों को बेसिकली इकट्ठा करती है और सूने घरों में चोरी करती है। ये हरियाणा की हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध हरियाणा में कोर्ट में 15 मुकदमे दर्ज है और अभी भी पूछताछ में करीब हमारे जिले के 4 से 5 मुकदमों में इसके और इसके गैंग का नाम आ रहा है। रिकवरी हमने जो घरों में चोरियां हुई थी, करीब 2 लाख रुपए की सारी रिकवरी कर ली है। घर के जितने भी सामान थे, चाहे वो जेवरात हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, बर्तन हो, वो सबकी रिकवरी कर ली है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसका अधिकारियों से वो फीडबैक भी लेंगे। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर आज चर्चा होगी और अमित शाह ये उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल होने वाले हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक आज अमित शाह करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर चर्चा होनी है। क्योंकि पिछले दिनों अगर हम बात जम्मू कश्मीर की कर ले तो आतंकी हमले की घटना की जो खबर सामने आई उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया और अब उसी को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर चर्चा होंगे और कई मुद्दों पर आज चर्चा विमर्श किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं इसका अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात कर ले, तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला देखने को मिला। कितने बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, थोड़ी देर के बाद इस मामले में बैठक शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और इसके साथ ही अभी अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो ये 3 प्रमुख जो मसले हैं उन मुद्दों पे बातचीत उस जो बैठक है उस मामले पे बैठक होनी है। कि अगर देखा जाए कि पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में हालात हुए, जिस तरह से वहां पर आतंकी संगठनों के द्वारा जिस तरह से आम लोगों पर हमले हुए, तो वो मसला काफी बड़ा है। लिहाजा उस मामले को ध्यान में रखते हुए वो बैठक की जानी है। उस बैठक में चर्चा होगी और अभी तक क्या सिचुएशंस हैं उन मामलों पे चर्चा होगी। और अगर दूसरे मामले की बात करें तो अमरनाथ यात्रा बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है और उस अमरनाथ यात्रा के दौरान में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होगी, किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था होगी, कितने जवानों की वहां पे तैनाती होगी, तो ये मामला भी बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए वहां पर इस बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा होगी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उन तमाम मामलों की रिपोर्ट देंगे कि अभी किस तरह से वहां पे हालात हैं और क्या होना चाहिए। इसके साथ ही जो अगर केंद्रीय प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रतिनिधियों के द्वारा उन तमाम मसलों को सुना जाएगा। खासतौर पर अगर एनएसए अजीत डोभाल की अगर बात करें
या केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े हुए कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो उस बैठक में होंगे, और पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे बात करें सीआरपीएफ के डीजी की बात करें, आईटीबीपी डीजी की बात करें, बीएसएफ के अधिकारी, वो इस बैठक में होंगे जो इन तमाम मसलों को गंभीरता से सुनेंगे। इसके साथ ही जो खुफिया विभाग के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में होंगे जो इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से वहां पर कितने कंपनी जवानों की तैनाती करनी है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा और इसके साथ ही जो पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से वहां आतंकी गतिविधियां वहां पर बढ़ी हैं, आतंकी संगठनों के द्वारा जिस तरह से हमले हुए हैं, तो इन तमाम दो महत्वपूर्ण मसले होंगे जिन पर आज इस बैठक के दौरान बिल्कुल शंकर आनंद, और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी ली जाएगी। शंकर आनंद, इसमें अधिकारियों के साथ जब बैठक करेंगे अमित शाह तो कोई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए बैठक के दौरान में उन तमाम मसलों पर पहले चर्चा होगी और देखने को मिला है कि जैसे पिछले साल भी अमरनाथ यात्रा के दौरान में अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी उस बैठक में होते हैं, जो अपनी तरफ से अपने तमाम जो इंतजाम हैं वो तमाम रिपोर्ट को सामने रखते हैं, वो बताते हैं कि उनकी तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो वहां पर उस मामले में कहीं पर सुरक्षा व्यवस्था की चूक तो नहीं हो रही है, उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा, समझा जाएगा, और जो जरूरी जो एहतियात बरतना होता है उसको भी अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो बैठक चलती है उस बैठक के दौरान में विस्तार से चर्चाएं होती हैं और चर्चाओं के दौरान में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का किस तरह से समाधान करना है उन मामलों पे भी चर्चा होती है। तो सिर्फ समस्या पे चर्चा नहीं होगी बल्कि उसके समाधान पर भी चर्चा होगी, और अगर वहां पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ अगर अतिरिक्त जवानों की तैनाती करानी होगी तो उन तमाम मसलों पर भी यहाँ पे चर्चा होगी, और अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उस मामले का समाधान भी कराया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान में जो सुरक्षा व्यवस्था को जुड़े मसले पर हर साल ये बैठक होती है, हर साल इन वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष में बैठक होती है, लेकिन इस बार ये जो बैठक है कई मायनों में महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के ठीक पहले जिस तरह से देखने को मिला है कि एक यात्रियों वाली बस जो है उस पर जिस तरह से आतंकियों के द्वारा हमला हुआ और देखा गया कि उस बस में कई ऐसे लोगों को चिन्हित करके वहां पर जिस तरह से बकायदा मारा गया, क्योंकि वो यात्री जो है जम्मू कश्मीर के बाहर के थे, यानी हालांकि उस बस में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश मूल के लोग थे। तो इन तमाम मामलों पर काफी गंभीरता से विचार किया जाएगा और कहा जा सकता है ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चाएं भी होंगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के ठीक पहले जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं तो उन आतंकी हमले को करने का मकसद ही यही होता है कि आम लोगों के जहन में वो डर जाए और डर और भय का माहौल हो। इसके साथ साथ एक तरह कहा जा सकता है कि ये आतंकी और आतंकी संगठन और उसके आतंकी संगठन जुड़े हुए कई लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि आम लोग अमरनाथ यात्रा की ओर जाएं, आम लोग तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन तमाम मसलों पर आज काफी विस्तार से चर्चा होगी और जरूरत पड़ा केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो उचित कदम है उन उठाने के लिए तमाम रास्ते ही और उनके तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो उनके द्वारा। बिल्कुल शंकर आनंद, अमरनाथ यात्रा जब भी निकलती है तो देखने को मिलता है कि काफी भीड़ हो जाती है, तो क्या इस बैठक में उसको लेकर तो चर्चा विमर्श होगा ही, साथ ही साथ क्या कोई नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है इस यात्रा को लेकर के? शंकर आनंद, देखिए गाइडलाइंस में देखिए सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो भी यात्री जाते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान में तो सबसे पहले उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो है तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो करवाया जाता है। दूसरा होता है उनकी पहचान से संबंधित जो तमाम जो इनपुट्स हैं, तमाम जो जानकारियां जो हैं उसके आई कार्ड में होती हैं, तो आई कार्ड अपने गले से नहीं उतारना है। दूसरा, इस अमरनाथ यात्रा के दौरान में कई अलग अलग पॉइंट्स पे आपके पहचान पत्र की भी पहचान होगी, उसकी भी जांच पड़ताल होगी। और जिस तरह से देखने को मिला है कि कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं कि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पहचान पत्र जो है
उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि उसको ये देखा जाएगा कि जो आपकी पहचान पत्र जो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया है वही नाम से और उससे संबंधित जो तमाम जो आपने डेटा दिया है, आपने आधार कार्ड और उससे संबंधित अन्य जानकारियां जो दिया है, तो क्या वो सही है या नहीं है। तो ये इसलिए किया जाता है, हर कई नाकों पे विशेष तौर पे जांच पड़ताल किया जाता है, जिससे कि आदमी की पहचान हो सके कि रजिस्ट्रेशन कराने वाला शख्स कौन था और इस यात्रा के दौरान में कौन कौन सा शख्स आगे जा रहा है। तो इसके लिए उसकी पहचान होना बेहद जरूरी है। और कहीं भक्तों के बीच में कहा जा सकता है, भक्तों के बीच में कहीं कोई आतंकी बहरूपिया तो नहीं है। इस वजह से ये पहचान पत्र वाला जो काम है उसको काफी गंभीरता से किया जाएगा और इस बार कई ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा और भक्तों के जो फेशियल रिकॉग्निशन जो यंत्र हैं बकायदा उसका प्रयोग भी किया जाएगा। और खास तौर पर जो जहां पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है और जहां भी भीड़ भाड़ जहां देखने को मिलेगा उस जगह पे फेशियल रिकॉग्निशन जो यंत्र है उसके द्वारा लोगों के चेहरे को भी पहचान किया जाएगा, जिससे कि आतंकी और आम व्यक्ति के बीच में एक अंतर जो है वो खत्म किया जा सके। तो इस तरह से कई जो आधुनिक जो तरीके हैं उसका भी एक प्रयोग इस यात्रा के दौरान में देखने को मिलेगा। और अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा के दौरान में जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, चाहे लंगर की बात करें, पानी की बात करें, मेडिकल सुविधाओं की बात करें, तो वो चुस्त दुरुस्त करने का भी एक आदेश जो है वो दिया जाएगा। और लगातार कई सालों से ऐसा होता रहा है कि बेहतर जो व्यवस्थाएं होती हैं तो किस तरह से श्राइन बोर्ड के द्वारा वहां पे व्यवस्था है और उसको बेहतर करने के लिए किस तरह से अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी उस बैठक के दौरान में चर्चा होती है। बिल्कुल शंकर आनंद, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज 18 आपको ये तस्वीर दिखा रहा है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। अमित शाह जो है उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से देखिए अमित शाह नजर आ रहे हैं और तमाम अधिकारी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए एनएसए अजीत डोभाल जो है वो पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी जो है पहुंचे हैं और ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। शंकर आनंद, तस्वीरें हम जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बैठक शुरू हो चुकी है और काफी गहनता से जाहिर सी बात है कि चर्चा विमर्श किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात कर ले जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटनाएं सामने आई, उसके बाद से अमित शाह जो है लगातार रिव्यू करते हुए नजर आए और आज जाहिर सी बात है कि इस बैठक में प्लान तैयार किया जाएगा। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, चाहे इससे पहले वाला जो दौर था, उससे पहले वाले दौर के समय में भी जब मोदी सरकार का गठन हुआ था उस वक्त में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत संजीदा होते हैं, बहुत ज्यादा हर एक मसलों पर वो बेहद गंभीरता से लेते हैं और उस मामलों पर चर्चाएं करते हैं और उसके समाधान भी करते हैं। और इस बार भी अगर देखने को मिला है, जैसे अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा के दौरान में तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। और कई बार देखने को मिलता है जैसे अमरनाथ यात्रा की जब यात्रा जो प्रारंभ होती है तो काफी लंबा एक वक्त गुजरता है, तो उस लंबे वक्त के दौरान में रास्ते कहीं खराब ना हो जाएं। खास तौर पर अगर जब बर्फबारी हो जाए ज्यादा या बारिश हो जाए तो वहां पर किस तरह से उन यात्रियों को वहां से बेहतर तरीके से निकालना है या जो व्यवस्था करनी है, उसका भी एक आज कहा जा सकता है उन तमाम मामलों पर भी चर्चाएं करनी है। और कोई भी यात्री चाहे मेडिकल इलाज की वजह से या भोजन पानी या किसी अन्य आवश्यक चीजों के अभाव की वजह से कहीं पे किसी को दिक्कत ना हो, तो इन तमाम मसलों को भी आज चर्चा का केंद्र बनाया जाएगा। और उसके लिए अभी तक क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे क्या व्यवस्था किया जाता है, तो उन मसलों पर भी आज विस्तार से चर्चा होगी। और इस बैठक में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में होते हैं और इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं उन तमाम पॉइंट्स पर बेहद गंभीरता से इन तमाम बातों को नोट करते हैं, जिससे कि बाद में उसको पूरा करवाने में, उसको संपन्न करवाने में उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से कहा जा सकता है कि मल्टी स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में होते हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी के साथ साथ तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी,
खुफिया एजेंसी की अगर बात करें कि आखिर उनकी आवश्यकता क्यों होती है, तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की अगर बात करें तो उनके अधिकारी इस वजह से होते हैं कि अभी तक जो भी आतंकी संगठनों या आतंकी या कुछ संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हुए मसले पर जो भी इनपुट्स मिला है, उन मसलों को वहां पे सामने रखते हैं उस बैठक में और चर्चा करते हैं। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर से जो श्राइन बोर्ड से या उपराज्यपाल जिस तरह से मनोज सिन्हा जो है वो आए, तो वो भी अपनी बातें रखते हैं कि उनके पास क्या इनपुट्स है, या जम्मू कश्मीर पुलिस के पास किस तरह के इनपुट्स मिले हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं जिससे सीआरपीएफ की बात करें या बीएसएफ की बात करें, उनके पास क्या इनपुट है, तो वो भी तमाम इनपुट्स को यहाँ पर चर्चा किया जाता है। तो उस मामले पर किस तरह से आगे का समाधान करना है या आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है, इन तमाम मसलों पर चर्चाएं होती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो बैठक है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा आराम से चलेगा। हो सकता है इससे अवधि जो है उसकी बढ़ भी सकती है, लेकिन 11 बजे का वक्त जो है वो तय था कि इस तमाम अधिकारी उस बैठक में आ जाएंगे। तो ये बैठक जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा का राउंड होगा और उसके बाद इस बैठक में तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चाएं होंगी। और बिल्कुल शंकर आनंद, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी वारदातों के बाद अब हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन पर एक धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर में जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने का जिक्र किया गया है। लेटर में यह भी लिखा गया है कि पंजाब का गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर है। जम्मू कश्मीर के कई रेलवे स्टेशन भी आतंकियों के निशाने पर है। और लेटर में यह लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर में जिहादियों की मौत का बदला लिया जाएगा। इस लेटर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम लिखा हुआ है और ये लेटर जो है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये लेटर जो है वो आपको दिखा रहे हैं और इसमें ये भी लिखा गया है, कई सारी बातें लिखी गई है, जिसमें लेटर में गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी माता का जो मंदिर उसका जिक्र किया गया है। तो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम भी इस पर लिखा हुआ है। हम आपको ये टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये जो है लेटर बम मिला है। और इस बीच खुफिया सूत्रों से इनपुट मिला है कि पीओके से आतंकी जम्मू डिवीजन में घुसपैठ की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी में यह पता चला है कि पीओके में 17 आतंकी कैंप सुपर एक्टिव कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पीओके के आतंकी अड्डे सुपर एक्टिव। आईएसआई ने 3 टॉप कमांडर को टेरर कॉन्ट्रैक्ट दिया। घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकियों का दस्ता। रडार पर आया मोस्ट वांटेड अबू हमजा। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि पीओके के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया इनपुट में यह भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफीक नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर पीओके में सक्रिय हैं। राजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है, जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है। अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं।
9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए गए। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए, जिसके लिए आईएसआई ने टेरर रूट तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने पीओके के हलान शुमाली, अलीबाग, डोंगी, हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, बड़ मोहल्ला, रंकडी और सीढ़ियां में लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में दुबके रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक और टैंकर में टक्कर हुई है। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। मुरादनगर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ट्रक और टैंकर में ये भीषण टक्कर हुई है। 4 लोगों की मौत की सूचना मिली है और अब जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। मुरादनगर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर ट्रक की तस्वीर देखिए, कैसे परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है और उसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये जानकारी, जहां पर ट्रक और टैंकर की ये टक्कर हुई है। और खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर से है, जहां धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया यह गया कि यह धमाका कुएं की खुदाई करने के दौरान हुआ, जिसकी वजह से खुदाई के काम में लगे 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कुएं को खोदने के लिए जिलेटिन लगाया गया था, लेकिन इसमें समय से पहले ही धमाका हो गया। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑनलाइन मंगाए गए आइसक्रीम में कीड़ा मिला है। आइसक्रीम में कनखजुरा मिलने से सनसनी फैल गई। बताया यह गया कि नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाली एक महिला ने ऑनलाइन फूड ऐप से आइसक्रीम मंगवाई थी। ऑर्डर रिसीव होने के बाद जब उन्होंने आइसक्रीम का पैकेट खोला तो उसमें कनखजुरा रेंगता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद महिला ने ऑनलाइन फूड ऐप से इसकी शिकायत की तो उनका पैसा रिफंड कर दिया गया, लेकिन आइसक्रीम कंपनी की तरफ से अभी तक महिला के पास कोई रिप्लाई नहीं आया है। 2 दिन पहले मुंबई में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया था, जहां ऑनलाइन मंगवाई गई आइसक्रीम में इंसान की उंगली का टुकड़ा मिला था। 26 मिनट में ब्लैंकेट से सामान मंगाया था, जिसमें कि मैंने आइसक्रीम भी मंगाया था। तो जैसे मैंने बॉक्स ओपन किया तो मैं जो है ढक्कन पे मुझे धागा साथ, पहले जो धागा साथ दिख रहा था, बाद में मैंने जब देखा तो वो कनखजूरा कीड़ा निकला, जिसकी जानकारी मैंने ब्लैंकेट में मैसेज करके दी थी और ब्लैंकेट ने मुझे रिफंड भी दिया था, पर आश्वासन भी दिलाया था उन्होंने कि अमूल की तरफ से हम लोगों ने मेल कर दिया है अपनी तरफ से। अमूल तो देखिए, आपको तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आइसक्रीम खाने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि पहली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, देखिए आइसक्रीम में जो है वो कनखजुरा निकला है। नोएडा से ये जानकारी और मुंबई की कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी, जहां पर आइसक्रीम में उंगली निकली थी। तो दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और आइसक्रीम के शौकीन जो हैं अब पूरी तरीके से सावधान हो जाए। और रुद्रप्रयाग जिले में कल हुए भीषण सड़क हादसे में घायल 12 लोगों का इलाज जारी है। रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश एम्स में घायलों का इलाज चल रहा है। कल हुए हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हो गई और टेम्पो ट्रैवलर में कुल 26 लोग सवार थे, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के समय 7 घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया गया था, जिसमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में उनका इलाज चल रहा है और वहां भी इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। आपको ये बता दें कि रुद्रप्रयाग में सड़क से करीब 400 मीटर नीचे नदी में एक टेम्पो ट्रैवलर जो है वो गिर गया था। हादसा इतना भयानक था कि ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे 100 गांव 100 खबर। नमस्कार।